जय हिंद मित्रों, मैं अम्बरीश गुप्ता, अध्यक्ष भारत महापरिवार पार्टी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर चुनाव आते ही चर्चा शुरू हो जाती है और चुनाव के समाप्त हो जाने के बाद भी उस पर चर्चा चलती रहती है। इसका आज तक कोई अस्थायी हल नहीं निकाला गया। वह विषय है ईवीएम। और इसी के बीच एक और मुद्दा हमारे सामने आ खड़ा हुआ है, वह है एक देश एक चुनाव को लेकर के। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और हम आपको बताने वाले हैं कि वर्तमान जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें तमाम प्रकार के जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं उसकी असली वजह क्या है। हम ऐसे तमाम बातों का इस वीडियो में खुलासा करेंगे और साथ ही इसका एक अस्थायी समाधान भी आपके सामने रखेंगे, जो हमने मतदान के हर पहलू पर रिसर्च करने के आधार पर बनाया है। इसलिए आज मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो के अंत में मैं विपक्षी दलों के लिए एक मैसेज भी दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तमान ईवीएम को लेकर के। एक सवाल बार बार राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किया जाता है कि क्या ईवीएम हैक हो सकता है। इस विषय पर मैं बताना चाहूँगा कि ईवीएम एक सिस्टम बेस्ड प्रोग्राम पर आधारित मशीन है, जिसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है इसमें किसी प्रकार का वाईफाई या इंफ्रारेड जैसा कोई उपकरण नहीं जोड़ा गया है। अगर यह उपकरण नहीं जोड़ा गया है तो ईवीएम हैक नहीं हो सकता। लेकिन मैं इस बात का दावा नहीं करता हूँ कि इन उपकरणों को ईवीएम में जोड़ा नहीं जा सकता। बहुत ही आसानी से जोड़ा भी जा सकता है और हैक भी किया जा सकता है, यानी ये संभावना है। अगर ये मान भी लिया जाए कि वाकई में इन उपकरणों को ईवीएम में नहीं जोड़ा गया है, तो क्या यह संभव है कि ईवीएम के प्रोग्राम में किसी प्रकार की कोई टेम्परिंग की जा सकती है, कोई छेड़छाड़ किया जा सकता है? तो मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ये संभव है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये सिस्टम बेस्ड प्रोग्राम पर आधारित उपकरण है और सिस्टम की फाइल तो सिस्टम में ही होती है, उसकी डाटा फाइल भी सिस्टम में बनती है जो भी मतदान होंगे। तो इस प्रकार अगर किसी भी दूसरे ईवीएम से अगर उसकी मतदान प्रक्रिया को पूरी कर ली जाए और उसके डाटा फाइल को प्लगइन्स के माध्यम से उसके अगर प्लगइन्स जो उसमें लगे होते हैं उसके माध्यम से दूसरे किसी में ईवीएम में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, वो भी विदिन सेकंड में। ये कोई बड़ी बात नहीं है, संभव है। तो ऐसी तमाम संभावनाएं हैं जिसके कारण से ईवीएम में टेम्परिंग की जा सकती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ईवीएम में किन किन कमियों के कारण ये तमाम प्रकार के जो फर्जीवाड़ा है वो हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि ईवीएम में जो सबसे बड़ी कमी है वह यह है कि ईवीएम किसी भी मतदाता के जो इपिक नंबर होता है उसका वेरिफिकेशन नहीं करता, उसको वेरीफाइड नहीं करता, जिसके कारण से ये तमाम प्रकार के जो फर्जीवाड़े संभव हो रहे हैं और इसी कारण से ये फर्जी मतदाता भी बनते जा रहे हैं और फर्जी मतदान की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। फर्जी मतदाता बनने की जो सबसे पहली वजह है वह यह है कि भारत सरकार द्वारा आज तक ऐसा कोई पहचान पत्र या प्रमाण पत्र नहीं जारी किया गया जिससे व्यक्ति की नागरिकता की त्वरित पुष्टि किया जा सके। लगभग हर देश में नागरिक को ही मतदान का अधिकार होता है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में मतदाता जो कार्ड है वो बिना नागरिक पुष्टि के आधार पर ही हर किसी का बना दिया जाता है कि हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिससे व्यक्ति की नागरिकता की त्वरित पुष्टि किया जा सके। यानी देखा जाए तो हमारे यहाँ का जो मतदाता कार्ड है वही सुरक्षित नहीं है। और जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है इसका स्थानीय स्तर पर बनाया जाना। हम सबको पता है कि देश में लगभग हर दूसरे तीसरे वर्ष चुनाव के कारण नए मतदाताओं को जोड़ने का सिलसिला जारी रहता है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते हैं। यही वजह है कि हमारे जो स्थानीय जो प्रतिनिधि होते हैं वो बिना किसी पुष्टि आधार के केवल वोट की लालच में नए मतदाताओं को, हर किसी को मतदाता सूची में नाम जुड़वाते रहते हैं, जो आज फर्जी पहचान बनवाने का सबसे सुरक्षित और आसान तरीका भी बन गया है। आज इन्हीं फर्जी पहचान पत्रों के आधार पर लोग असली पहचान पत्र भी हासिल करते जा रहे हैं, जो लोकतंत्र की नींव को खोखला करते जा रहे हैं। और आज हम इन्हीं के आधार पर लोकतंत्र की नींव को खड़ी भी कर रहे हैं। यह एक ऐसा लूपहोल है जिसके कारण व्यक्ति स्थान बदलते ही नया मतदाता कार्ड बनवा लेता है, जो फर्जी मतदान की सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है।
आज चुनाव आयोग इसे आधार कार्ड से जोड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो आधार कार्ड है वह अभी व्यक्ति की नागरिकता की पुष्टि नहीं करता है। अब तो आधार कार्ड में भी फर्जी मामले सामने आने लगे हैं। तो देखा जाए तो देश में अभी तक कोई सशक्त पहचान प्रणाली नहीं है जिसके कारण व्यक्ति की नागरिकता की त्वरित पुष्टि किया जा सके। इसलिए बाहर से जो आए लोग हैं वो आसानी से देश की नागरिकता में सेध लगाते जा रहे हैं। अब हम बताना चाहेंगे कि इन कमियों के कारण किस किस तरह के फर्जी मतदान और उसकी टेम्परिंग की जा रही है। पहला, मैंने जैसे बताया कि ईवीएम किसी भी मतदाता का वेरिफिकेशन नहीं करता। अगर आपने मतदान किया होगा तो देखा होगा कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में है तो आपको एक पर्ची मिलती है जिसको लेकर के आप पीठासीन अधिकारी के पास जाते हैं, पीठासीन अधिकारी को दिखाते हैं। पीठासीन अधिकारी अपना जो मतदाता सूची होता है उसमें आपके नाम का मिलान करता है और सही पाए जाने पर वह ईवीएम के कंट्रोल यूनिट पर एक बटन दबाता है, जिसके बाद आप जाकर के ईवीएम पैनल पे अपने प्रत्याशी को मतदान करते हैं। यही पूरी प्रक्रिया है। मतदान पुष्टि की यह जो मैनुअल प्रक्रिया अभी जैसे मैंने बताया, इसी के कारण ये तमाम प्रकार के जो फर्जी मतदान हैं वो किए जा रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं बताता हूँ। एक घटना मेरे आंखों देखी है जिसे मैं बताता हूँ। यह घटना पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव की ही है। मैं अपने पिताजी को अपने गांव में मतदान कराने के लिए ले गया था। चूँकि पिताजी मेरे पैरालाइज होने के कारण कई वर्षों से बीमार रहते हैं, तो मैं उन्हें खुद मतदान कराने के लिए गांव में ले गया था। गांव में पहुंचते ही मुझे मतदाता पर्ची मिल गई। मतदाता पर्ची मिलने के बाद हमने मतदान कराने तक की अनुमति वहाँ के चुनाव प्रबंधन से लिया। तो हम अंदर तक गए, मतदान जहाँ तक होता है। हमने अपनी पर्ची को, जो पिताजी की पर्ची थी, उसको मैंने पीठासीन अधिकारी को दिखाया। पीठासीन अधिकारी ने अपनी मतदाता सूची से मिलान कर रहे थे, तो मैंने देखा कि उनके पास जो मतदाता सूची थी उसमें जो मैंने पर्ची दिया था उसके आधार पर ईपिक नंबर, भाग संख्या, क्रमांक संख्या, नाम, पिता का नाम, यहाँ तक सब सही था। लेकिन उनकी मतदाता सूची में मेरे पिताजी के स्थान पर किसी एक युवा की फ़ोटो लगी हुई थी जिसकी उम्र करीब 24 साल थी, जबकि मेरे पिताजी की उम्र 72 साल से ऊपर की है। मैंने सवाल किया कि इस पर दूसरे की फ़ोटो क्यों लगी हुई है, तो उन्होंने कहा कि बहुत सरल सा जवाब दिया कि यह एक मिसप्रिंट हो सकता है। और उन्होंने उसी पर पुष्टि किया और मेरे पिताजी ने मतदान किया। अब आपको पता है कि अगर मेरे पिताजी मतदान ना करने गए होते तो क्या होता, क्या उस पर मतदान होता? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस पर मतदान जरूर डाला जाता, वह भी उसी व्यक्ति के द्वारा। देखने में लग रहा है एक बहुत छोटी घटना है, एक मिसप्रिंट है, लेकिन यह ना कोई छोटी घटना है और ना ही यह कोई मिसप्रिंट है। इसको कहते हैं मतदाता टेम्परिंग। अब इसे कैसे अंजाम दिया जा रहा है उसे मैं बताता हूँ। आपने मतदाता सूची में फेरबदल सुना होगा, फर्जी मतदान भी सुना होगा, लेकिन अब हो रहा है मतदाता टेम्परिंग, जिसकी अगर छानबीन की जाए तो यह कोई एक दो मिसप्रिंट का मामला नहीं है, लाखों करोड़ों मिसप्रिंट का मामला है, जिसके आधार पर फर्जी मतदान किए जा रहे हैं और जीत का एजेंडा सेट किया जा रहा है। अब बताते हैं कि कैसे इसे अंजाम दिया जा रहा है। अगर आपने 2014 में मतदान किया होगा तो देखा होगा, जो मतदाता सूची पब्लिक के लिए जारी किया जाता था उसमें मतदाता की फ़ोटो लगी होती थी, जिससे मतदाता अपनी पहचान कर लेता था। 2019 में के चुनाव में जब मतदाता सूची जारी की गई पब्लिक के लिए, तो उसमें से वो मतदाता फ़ोटो हटा दिया गया, जिसमें केवल आपको ईपिक संख्या, भाग क्रमांक संख्या, नाम, पिता का नाम, यही आपको देखने को मिलेगा, जिसकी आड़ में ये तमाम मतदाता टेम्परिंग को अंजाम दिया गया। अब ये कैसे किया जा रहा है, आप सबको पता होगा कि लगभग हर मतदाता के बारे में ग्राम के प्रधान को, मोहल्ले के सभासद को, बीएलओ को, सचिव को यह पता होता है कि कौन सा मतदाता किस माइंड सेट का है। दूसरा, उन्हें यह भी पता है कि कौन बाहर रहता है, मतदान के लिए आएगा कि नहीं आएगा, ऐसी संभावनाएं कम होती हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो बीमार हैं, लंबी बीमारी में ग्रसित हैं, वो मतदान के लिए नहीं जा सकते। बस और भी बहुत सारे ऐसे नाम जो छोटे होते हैं, बस इन्हीं मामलों की थोड़ी छानबीन करनी होती है, ऐसे लोगों की एक सूची बनानी होती है। ऐसे मतदाताओं के नाम और पिता के नाम में कोई फेरबदल नहीं किया जाता, केवल फ़ोटो और उम्र को बदल दिया जाता है।
जिसे मिसप्रिंट बताया जा सके और दूसरे के द्वारा आसानी से मतदान कराया जा सके। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 2019 के चुनाव में ही मतदाताओं को एक सुविधा दी गई थी और इसका मीडिया के माध्यम से प्रचार भी किया गया था। आपने देखा होगा कि अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है और कोई भी पहचान आपके पास है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी है, तो आप मतदाता सूची में अगर नाम है तो आप जा करके उसको दिखा करके मतदान कर सकते हैं। यह सुविधा जो है उसी मतदाता टेम्परिंग को और भी आसान बना दिया। आज आधार कार्ड में फ़ोटो बदलवा लेना, नाम बदलवा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जिन बदले हुए फर्जी आधार कार्ड के आधार पर ये तमाम फर्जी मतदान किए जा रहे हैं, क्योंकि यह सब जानते हैं कि पीठासीन जो अधिकारी है वो किसी भी व्यक्ति की पहचान पुष्टि नहीं कर सकता। अगर आपकी फ़ोटो आधार कार्ड में सही दिख रही है उसको और पीठासीन अधिकारी की जो मतदाता सूची है उसमें भी सही है, तो पीठासीन अधिकारी जो है उसी के आधार पर आपकी पुष्टि कर देगा, जिसके आधार पर आप मतदान कर देते हैं। बस हो गया मतदाता टेम्परिंग और उस पर फर्जी मतदान। न पीठासीन अधिकारी को पता चला, न किसी एजेंट को जो वहाँ पे रहते हैं, सभी सूची के अनुसार वोट पड़े, इसीलिए कोई विवाद की वजह भी नहीं बनता। अब आप सोचिए कि हर एक बूथ पर अगर 5, 10, 15, 20, 25 जैसी सेटिंग हो, इस तरह से मतदाता टेम्परिंग को करा दिया जाए, तो आप सोच सकते हैं कि एक निर्वाचन क्षेत्र में करीब 5-10% तक की मतदाता टेम्परिंग हो रही है, जो एक गंभीर विषय है। एक विषय पर और मैं आता हूँ, मतदाताओं के नाम सूची से डिलीट हो जाते हैं, जिस पर अभी हाल ही में माननीय अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो है मतदाता सूची से किसी का नाम डिलीट नहीं करवा सकता। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन मैं स्वयं की घटना बता रहा हूँ। मैंने 2019 में लोकसभा चुनाव 61 संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की मैंने घोषणा किया। आचार संहिता लगने के दौरान भी मेरा नाम सूची से डिलीट हो गया। जब मैं वहाँ पे मतदाता सूची निकलवाने के लिए गया तो मैंने देखा कि मेरा नाम सूची से पर डिलीट लिखा हुआ था, जबकि आपको बताना चाहूँगा कि 1 माह पहले ही हमारी उसी मतदाता कार्ड के आधार पर चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी भारत महापरिवार पार्टी का पंजीकरण किया था। मैं जब इस मामले को लेकर के उस समय के जो वर्तमान जो जिलाधिकारी महोदय श्रीमान राजशेखर जी और उनके साथ एक एडीएम महोदय भी बैठे हुए थे, उनसे सवाल किया तो उन्होंने एक अजीब सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 6 महीना से बाहर रहता है तो उसका नाम सूची से डिलीट हो जाता है। मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा है? क्या कोई व्यक्ति 6 महीने से अगर बाहर है, किसी कारणवश बीमारी हो सकती है, किसी काम की वजह से हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में किसी का नाम डिलीट हो जाता है क्या? तो ये जो माननीय द्वारा जो कहे जाने वाले जो शब्द हैं, उनको श्रीमान जी लोग इस तरीके से कह करके अपनी बात को समाप्त करते हैं और बात को वहीं खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो कम से कम इनको एक सही गाइडलाइन आप प्रदान कराएं कि वो कम से कम ऐसी भाषा ना बोले। अब एक प्रकार की और टेम्परिंग को शुरू कर दिया गया है। आपके मोबाइल पर एक सर्वे कॉल आ रहा होगा। अगर आपने सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष के किसी नेता या दल को अपने मत देने की बात कही, समर्थन की बात कही, तो आप समझ लीजिए कि आप मतदाता टेम्परिंग के शिकार होने वाले हैं। या तो आपका नाम सूची से डिलीट होगा या तो सूची में फेरबदल करके आपके बूथ को ही बदल दिया जाएगा। क्योंकि इनका मकसद जो है, सब जानते हैं कि मतदाता जो है जब वोट डालने जाता है और सूची में कहीं नाम नहीं मिलता है तो 1-2 बूथ तक वो तलाश करता है और अगर नहीं मिलता है तो घर वापस चला जाता है। मकसद क्या है कि 1-2% ऐसे मतदान को प्रभावित कर दिया जाए। ऐसा नहीं कि ये हर किसी के साथ होता है। जैसा मैंने बताया कि पूरी छानबीन के साथ, पूरी सावधानी के साथ इतने लोगों के नाम को इधर उधर किया जाता है जिससे कुल मिलाकर के 5-10% मतदान को प्रभावित कर दिया जाए। क्योंकि मकसद क्या है, चुनाव को जीतना। जहां पूरा तंत्र सेट है वहीं पे ये सारा गेम किया जाता है। और आप सब जानते हैं कि इसे अमली जामा पहनाने के लिए बहुत जनता से अच्छे वादे किए जाते हैं, उसको ऑफर दिए जाते हैं, मीडिया के द्वारा प्रोपगंडा रचा जाता है और ये कहा जाता है कि अब जनता का रुख बदल चुका है, मैंडेट अब हमारा आ चुका है। बस हो गया सारा खेल। अब सवाल यह उठता है कि इतनी सारी गड़बड़ियों और फर्जीवाड़ों के बावजूद चुनाव आयोग मौन क्यों? क्या कारण है कि इन मामलों का कोई अस्थायी हल चुनाव आयोग निकालना नहीं चाहती? क्या देश की जनता जिस पर आंख मूंद कर अपना भरोसा करती है, जिसके भरोसे देश की जनता धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात सहते हुए लंबी लाइनों में खड़ी होकर के किसी अपने प्रत्याशी को चुनने जा रही है, वहां पहले से कोई प्रायोजित है? सोचिए कितना बड़ा जनता के साथ छल किया जा रहा है। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के हमने वर्षों के रिसर्च के आधार पर एक ऐसी समाधान प्रणाली को तैयार किया है जो चुनाव से संबंधित उन तमाम मामलों का
हल करेगा, जो अभी तक देश और चुनाव प्रक्रिया के लिए एक चुनौती बनी हुई है। अभी आप एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं। हमने जो प्रणाली बनाई है उसमें एक ही दिन में चुनाव के साथ साथ परिणाम को भी घोषित किया जा सकता है, चाहे वह एक राज्य में आपको चुनाव कराना हो या पूरे देश में, एक ही दिन में कराया जा सकता है। पंचायत चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव तक की सारी प्रक्रिया अगर आप चाहें तो एक ही दिन में पूरा करा सकते हैं, वह भी पूरी पारदर्शिता के साथ, आधे से भी कम बजट में। जबकि अगर एक देश एक चुनाव को लागू भी कर दिया जाए तो जैसा बीजेपी सरकार का कहना है कि बजट में कोई कमी आएगी, इसमें समय बचेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको पिछले से पिछले चुनाव के उन खर्चों को थोड़ा सा जानना होगा। अगर हम बात करें कि 2019 के चुनाव के खर्च की, तो 2019 के चुनाव में करीब 60,000 करोड़ से ऊपर का खर्च आया था, और वही चुनाव का खर्च जो है 2024 में बढ़कर दुगना हो गया, वो करीब 1,35,000 करोड़ के आसपास हो गया था। इस प्रकार अगर देखा जाए तो लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ के आसपास का खर्च तो इससे भी आने वाला है, जिसका भार जो है सीधा जनता पर पड़ने वाला है। आपको पता है कि बीजेपी सरकार जो है महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पाई है पूरे कार्यकाल में, और ना ही स्थिर रख पाने में सफल रही है। तो सोचिए तब क्या होगा। ये पूरा भार जो है देश की जनता पर पड़ने वाला है। जहाँ तक बात है समय की, तो चुनाव आने के 6 माह पहले से ही चुनावी सरगर्मियां जो है चालू हो जाती हैं, जिसके कारण से निजी और सरकारी काम जो है प्रभावित होने लगते हैं। प्रक्रिया में भी चुनाव जो है वो चरणबद्ध ही होगा, तो इसमें ऐसा नहीं है कि वही एक दिन में चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी, वो भी चरणबद्ध ही होगा। तो चरणबद्ध होगा और पूरे देश का होगा, तो आप सोच लीजिए कितना समय लगना है। तो 2-3 महीने तो करीब इसी में समय लग जाएगा। तो समय की जहाँ तक बात हो, समय तो लगना ही है। मैं अब चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूँ कि आज इतनी आधुनिकता आ जाने के बाद भी, जहाँ आज हम यूपीआई से सुरक्षित पेमेंट कर रहे हैं, कीपैड मोबाइल से स्मार्टफोन मोबाइल पर आ चुके हैं, आज माननीय मोदी जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, और आज भी हम चुनाव को वही घिसी पिटी पुरानी तकनीकी पर निर्भर क्यों हैं? क्या हमें ऐसा कोई विकल्प नहीं बनाना चाहिए जिससे पारदर्शी और सुरक्षित मतदान किया जा सके, एक प्रणाली आ सके? इसी को लेकर के आज हम अपने डिजिटल चुनाव समाधान को बताने वाले हैं। यह पूरी प्रणाली जो है वो कैसे काम करेगी, मतदाता का स्वरूप क्या होगा, ईवीएम का स्वरूप क्या होगा, कैसे एक ही दिन में मतदान और परिणाम प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है, सब कुछ बताने वाले हैं, वह भी पूरी प्रामाणिकता के आधार पर। हमने अपने समाधान में सबसे पहले मतदाता से जुड़े उन सभी मामलों को हल किया है। इस प्रणाली के आने पर जो फर्जी मतदाता है, डुप्लीकेट मतदाता है, सूची में फेरबदल है, जैसी जो तमाम जो समस्याएं हैं, इसका पूर्णतः अंत होगा। जो हमारा मतदाता संख्या होगा वो नागरिकता के आधार पर कैसे बनेगा, उसका स्वरूप क्या होगा, ऐसी तमाम बातों को हम आज बताने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार आज तक ऐसा कोई पहचान या प्रमाण पत्र जारी नहीं कर पाई है जिससे व्यक्ति स्वयं को साबित कर सके कि वह भारत का नागरिक है। ऐसा नहीं कि साबित नहीं होगा, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन त्वरित रूप से इसका कोई समाधान नहीं है, जिसके कारण से ये तमाम जो फर्जीवाड़ा है वो संभव हो पा रहा है। जिसके लिए हमने पहचान समाधान की एक आधुनिक प्रणाली को भी बनाया है, जिसकी कॉपीराइट भी हमारे पास है। ये इसका प्रमाण पत्र है, जिसकी विस्तृत चर्चा हम पहचान समाधान के एक अलग वीडियो बना करके करेंगे। समझ लीजिए कि जो मतदाता पहचान का जो स्वरूप है, इस हमारी जो पहचान प्रणाली है उसका एक भाग है, जो मतदाता समाधान के साथ ही साथ इस पहचान समाधान को भी पूरा कर लिया जाएगा, और भारत को एक सशक्त पहचान प्रणाली मिलेगी जो व्यक्ति की नागरिकता की त्वरित पुष्टि करेगा। यह प्रणाली बहुत ही आसान तरीके से बनाया जा सकता है। बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के पास देश के लोगों का तो नागरिक डाटा सुरक्षित ही होगा, अगर नहीं है तो सुरक्षित करने का एक आसान सा सुझाव भी है हमारे पास। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हमें स्वयं को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़े तो हमें क्या करना होगा? क्या हमें सरकार द्वारा जो जारी पहचान पत्र हमारे पास होता है उसको दिखा करके अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं? तो शायद बिल्कुल नहीं। इस विषय पर माननीय अमित शाह जी ने भी एक बयान दिया था, उसे भी आप देख सकते हैं। हमारे पास केवल हम नागरिकता को साबित करने का एक ही माध्यम है, वह है हमारे पूर्वजों का डाटा, जो भूमि दस्तावेजों के आधार पर ही हमको प्राप्त हो सकता है, जो खसरा खतौनी या कागजी रूप में सरकार के पास सुरक्षित है, जिसके आधार पर हम एक सजरा बना सकते हैं
जिसको मुख्य आधार भी बना सकते हैं, जिसके आधार पर हम अपने आप को, अपने पूर्वजों को उल्लेखित करके यह साबित कर सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। हमारे हिसाब से यह सबसे आसान तरीका हो सकता है नागरिक आधार के हिसाब से डाटा को सुरक्षित रखने का, जो सरकार के पास डिजिटल रूप में सुरक्षित भी है, जिसकी छानबीन करके नागरिकों का एक डाटा बैंक तैयार करें। प्रथम चरण में ऐसे नामों को संग्रहित करें जिनके डाटा डिजिटल रूप से उनके पास सुरक्षित है, सरकार के पास सुरक्षित है। दूसरे चरण में ऐसे नामों को संग्रहित करें जिनके डाटा दस्तावेजों में हैं लेकिन अभी उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। तीसरा, ऐसे लोगों के नाम को संग्रहित करें जिनको सरकार ने नागरिकता सूची में लिया हो, उनको नागरिकता प्रमाण पत्र दिया हो। और चौथे चरण में ऐसे लोगों को नाम को संग्रहित करें जिनके पास अभी कोई आधार नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे और उनको वो जांच का विषय है, उसको जांच करने के आधार पर नागरिक डाटा के रूप में उनको सुरक्षित करें और एक डाटा बैंक तैयार करें। अब सबसे बड़ा विषय आता है कि यह डाटा बैंक किस रूप में सुरक्षित होना चाहिए जिससे जो साइबर वार चल रहा है उसको प्रभावित न कर सके। इसलिए इस पर मेरा जो सुझाव है कि अब हमें डाटा को हर स्टेप पर इनक्रिप्टेड फॉर्मेट के आधार पर इसको सुरक्षित करना होगा, जिसके लिए सरकार को अब चाहिए कि अपनी एक एम्बेसी तैयार कराए, जैसे मेडियल व्यू कंट्रोल के आधार पर एक इनक्रिप्टेड लाइब्रेरी को तैयार करें और उसके आधार पर अपने फ्रेमवर्क जारी करें, ब्लॉकचेन पैटर्न पे अपने एप्लीकेशन तैयार करें और उसे हर विभागों के लिए जारी करें। इसी प्रकार मतदाता के लिए भी एक एप्लीकेशन जारी करें जिसके द्वारा मतदाता अपना बायोमेट्रिक करा सके। इस प्रणाली में जो बायोमेट्रिक प्रक्रिया है वो थोड़ी अलग प्रकार से इसलिए होगी क्योंकि इसमें जनता से कुछ मांगा नहीं जाएगा, बल्कि जो नाम सरकार के डाटा द्वारा जो है जारी किया जाएगा एप्लीकेशन के माध्यम से, वही व्यक्ति अपना बायोमेट्रिक करा सकेगा। क्योंकि बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी होते ही मतदाता का जो मतदाता संख्या है वो तुरंत ही बन जाएगा। आपको बताना चाहूँगा कि ये मतदाता संख्या किसी कार्ड के रूप में नहीं होगा। मतदाता का फिजिकल पहचान, जैसे उसका फिंगर, फेस, रेटिना ही उसका पुष्टि का आधार होगा। मतलब अगर मतदाता भारत का नागरिक है तो ही वह मतदान कर सकेगा। जैसा मैंने बताया कि मतदाता जो पहचान है वो हमारी पहचान प्रणाली का एक पार्ट है, एक भाग है। हमारी पहचान प्रणाली में बालक के जन्म से ही माता पिता और डॉक्टर या चिकित्सक जो भी हैं वहाँ के अधिकारी उसकी पुष्टि के आधार पर ये तुरंत ही बन जाएगा। इस प्रकार जब बालक 18 वर्ष की आयु पूरी करेगा तो यह मतदाता कार्ड एक रिक्वेस्ट के आधार पर स्वतः ही जनरेट हो जाएगा। इस प्रकार प्रणाली में ना कोई डुप्लीकेट कार्ड होगा और ना ही कोई फर्जी मतदान कर सकेगा। इस तरह सरकार मतदाता पर्चिमन, मतदाता कार्ड जैसे तमाम कामों में होने वाले जो खर्च होते हैं, जिस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, इस सारे खर्चों को बचाया जा सकेगा। अब विषय आता है कि यह सब करने में एक लंबी प्रक्रिया होगी, वर्षों का समय लग सकता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल नहीं, यह प्रक्रिया 1.5 से 2 वर्ष के भीतर पूरा कराया जा सकता है, वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ। और भारत को एक सशक्त पहचान प्रणाली मिलेगी, जिसकी अलग प्रणाली हम एक बना चुके हैं कि ये कैसे कम से कम समय में पूरा किया जाएगा। अब सवाल आता है कि यहाँ सब होने के बाद मतदान का प्रबंधन कैसे होगा। अभी हमने मतदाता के स्वरूप को आपके सामने रखा, अब हम मतदान के स्वरूप को बताने वाले हैं। हम सब ईवीएम मशीन से भली भांति परिचित हैं। हमारी यह प्रक्रिया जो होगी वो बहुत ही आसान और सुरक्षित होगी, जिसे डिजिटल वोटिंग मशीन द्वारा कराया जाएगा। आपको बताना चाहूँगा यह कोई मोबाइल द्वारा वोटिंग प्रणाली नहीं है। इस प्रणाली से मोबाइल वोटिंग संभव है, लेकिन अभी इससे वोटिंग का जो अधिकार है वो जनता को नहीं दिया जा सकता। यह इसलिए कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानसिक और आर्थिक रूप से हर किसी न किसी के गुलाम हैं, और जहां पैसे से वोट खरीदने की परंपरा आज चरम पर है, तो यह जो अधिकार है वह मतदान पारदर्शिता में सेध लगा सकता है। जबकि यह अधिकार कुछ लोगों को, जैसे जवान, सिपाही, कर्मचारी, अधिकारी को दिया जा सकता है, जिसकी एक अलग प्रक्रिया होगी। इस डिजिटल वोटिंग मशीन का जो प्रारूप होगा वो परंपरागत जो ईवीएम वोटिंग मशीन होती है उसी की भांति ही आपको दिखाई देने वाला है। ये बस एक लंबे टैबलेट स्क्रीन की तरह ही आपको दिखाई देगा, जिसके ऊपर एक कैमरा लगा होगा, एक लंबी स्क्रीन होगी, नीचे की तरफ जो है फिंगर स्कैनर के लिए एक टूल बना होगा, जिसके द्वारा मतदाता स्वयं अपनी पुष्टि करके मतदान को कर सकेगा और वह मतदान तुरंत लाइव भी हो जाएगा। हालांकि यह पूरी कंप्लीट मशीन है, फिर भी इस मशीन के साथ जो है जिसका स्वरूप कुछ इस प्रकार से होगा। यह एक छोटा सा उपकरण होगा जिसके ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा होगा, छोटी सी स्क्रीन होगी और फिंगर स्कैनर के लिए एक टूल बना होगा, जहां पर व्यक्ति
जो मतदाता है वह पीठासीन अधिकारी के समक्ष लगा होगा, तो वहाँ पे अपनी चाहे फिंगर स्कैनर करे, चाहे वो अपने फेस रिकॉग्नाइज करो, उसके आधार पे अपनी पुष्टि करेगा। स्क्रीन पे सफलतापूर्वक पुष्टिकरण का एक मैसेज आएगा। उसके बाद इस प्रकार मतदाता के वेरिफिकेशन हो जाने के बाद डिजिटल वोटिंग मशीन पर ईवीएम पैनल की भांति उम्मीदवारों की केवल सूची ही दिखाई देगी, जहां पर मतदाता अपने उम्मीदवार के सामने वाला बटन दबा करके अपने मतदान को लाइव कर सकता है। इस प्रकार चुनाव आयोग मतदान के हर अपडेट को लाइव रूप से अपने डैशबोर्ड पर देख सकता है। अगर चुनाव आयोग चाहे तो लाइव मतदान को घोषित करता रहे, जैसे परिणाम आ रहे हैं उसी तरीके से घोषित करता रहे, या वोटिंग का पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद परिणाम को तुरंत घोषित कर दे। इसलिए इसे हमने लाइव वोटिंग मशीन भी कहा है। बताना चाहूँगा कि इस प्रणाली में चुनाव आयोग को यह जानकारी नहीं होगी कि किस मतदाता ने किस दल या नेता को अपना मतदान किया है। केवल किस बूथ से कितना मतदान किस दल और नेता या पार्टी को हुआ है, केवल इसी की जानकारी चुनाव आयोग को होगी। मतदान को गुप्त रखने का जो अधिकार है वो मतदाता के पास सुरक्षित होगा। अगर मतदाता चाहे तो वह पुनः यह पता कर सकता है कि उसने किसको अपना मतदान किया है। इसमें जो सबसे बड़ी बात मतदाता के लिए है वह यह है कि मतदाता किसी भी शहर, राज्य या निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी बूथ से मतदान कर सकता है, जिससे 99% जो मतदान की जो संभावना है वो बढ़ेगी और एक सफल लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण हो सकेगा। इस प्रणाली में कोई भी किसी प्रकार का कोई फर्जीफिकेशन नहीं कर सकता, ना ही बूथ कैप्चरिंग का कोई डर है। इसीलिए इसमें कुछ ही सुरक्षा कर्मी या कर्मचारियों की जरूरत पड़ने वाली है। इस प्रकार यह जो संख्या होगी वो पूरी आधी से आधी हो जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा खर्च आता है। आपको बताना चाहूंगा कि उंगलियों पर जो स्याही लगाई जाती है, जिसको अमिटिंग भी बोलते हैं, इसका खर्च भी हजारों करोड़ रुपए होता है। इस खर्च को भी बचाया जा सकता है। अगर आपका शौक है, जनता अगर मांग करती है कि ये होना चाहिए तो रख सकते हैं। साथ ही जो वीवीपैट होता है, उस वीवीपैट में जो रोल लगाया जाता है, इस रोल का भी खर्च हजारों करोड़ रुपया होता है। इन तमाम खर्चों को बचाया जा सकेगा। कहेंगे तो एक खर्च की एक अलग से वीडियो बनाकर दे देंगे। चुनाव में क्या क्या खर्च होते हैं, किस किस तरीके से किए जाते हैं, तो हम एक अलग वीडियो बना देंगे। अब इस प्रणाली द्वारा सरकार के साथ साथ मतदाता का भी समय और धन दोनों की बचत होगी। इस डिजिटल चुनाव प्रणाली के बारे में अगर चुनाव आयोग चाहे तो मैं और भी जो विस्तृत जानकारियां हैं वो उन्हें दे सकता हूं। बात आएगी, कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये अभी तक आप कहां थे, इन समाधानों को आपने अभी तक क्यों नहीं पहुंचाया, अब क्यों कह रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि यह समाधान हमारे 2014 से पहले का है। हमने इस समाधान को 2014 में माननीय मोदी जी के जो शपथ ग्रहण जब हुआ था उसके बाद ही तुरंत बाद हमने रजिस्ट्री पोस्ट के माध्यम से इसको भेजा भी था। उन्होंने एक माई गवर्नमेंट पोर्टल भी लॉन्च किया होगा, आपको याद होगा, तो मैंने उस पर भी संपर्क करने की कोशिश किया था। सोशल मीडिया के माध्यम से उसी समय मैंने इसका प्रचार भी किया था, प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं रहा। फिर हमारे कुछ साथियों ने मुझे सुझाव दिया कि आप एक कोई ऐसी पार्टी बना लीजिए और पार्टी के माध्यम से अपने सभी समाधानों को रखिए, तो हो सकता है सरकार इस बात तक पहुंचे। सरकार न पहुंचे तो मीडिया तक पहुंचेगा, तो मीडिया उस बात को उठाएगी, तो कहीं ना कहीं सरकार इसको संज्ञान में लेगी। ये आइडिया कहीं समझ में आया और हम लोगों ने मिल करके एक पार्टी 2016 में आवेदन किया, जिसे 2018 में इसका पंजीकरण हमें प्राप्त हुआ और तभी से हमने अपने तमाम समाधानों को अपनी एक वेबसाइट बनाई www.bharatmahapariyar.org और अभी वो bmpparty.org के नाम से है। इस पर हमने अभी जारी कर रखा है, जिसे आप जा करके देख सकते हैं। हम अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए हम 2 बार चुनाव भी लड़े, अपने बस्ती 310 बस्ती सदर विधानसभा से और लोकसभा 54 से भी हम पिछले 2024 में हमने चुनाव लड़ा कि कहीं न कहीं ये हमारी जो बात है वो मीडिया तक पहुंचे, सरकार इसको संज्ञान मिले। इसी के लिए ये चुनाव लड़ा गया। चूँकि अपने पास इतनी हैसियत नहीं थी, फिर भी हमने कोशिश किया और कोशिश करता भी रहूँगा। लेकिन मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मीडिया वाकई में बिकी हुई है, उसे अच्छी चीज़ों को दिखाने का कोई शौक नहीं। आज जब एक देश एक चुनाव को लेकर के बहस चल रही है, लोगों में एक सोच डेवलप हुआ है, देश के इस प्रक्रिया को लेकर के लोगों में जागरूकता आई है, तकनीकी को लेकर के जागरूकता आई है, तो मुझे लगा कि अब यह हमारे लिए एक सही समय है अपनी बात रखने का। तो हमने सबसे पहले काम किया कि अपने तमाम इस प्रोजेक्ट को चुनाव आयोग को बताने के लिए उनसे लिखित
जो है समय मांगा, ये इसकी जो कॉपी है वो ये है, लेकिन 2-3 महीने बीत गए, अभी तक उन्होंने हमको समय नहीं दिया। तो मुझे लगा कि अब यह बात जो है जनता के बीच में रखनी चाहिए, जिसके कारण से आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसीलिए आज मैं आपके बीच में आया हूँ और अपील करने आया हूँ कि अगर आपको लगता है कि यह जो हमारा समाधान है वो देश हित में है, आपके हित में है, आपका समय और धन बचा सकता है, तो इस वीडियो को इतना फैलाइए कि सरकार के कानों तक ये बात जाए, चुनाव आयोग इसको संज्ञान में ले, जिससे आपको एक ऐसी प्रणाली मिले जिससे आप एक स्वस्थ लोकतंत्र को चुन सकें, जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा ना हो कि जब आप परिवर्तन करना चाहें तो परिवर्तन ही ना हो। हम सब जानते हैं कि केवल प्याज के दाम बढ़ जाने के कारण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 2014 में सरकार बदल गई थी। आप सब जानते हैं कि आज भ्रष्टाचार 1-2 गुना नहीं 1000 गुना बढ़ चुका है। जिस काला धन को लाने की बात कर रहे थे, जो 50 सालों में दुगना नहीं हुआ था उतना, वो महज 5 सालों में दुगने से तिगुना हो रहा है। महंगाई आज चरम पर है, कितना जाएगा इसका कोई पता नहीं। ऐसा नहीं कि जनता जो है परिवर्तन करना नहीं चाहती, कर रही है, बस हो ही नहीं रहा है। अंत में विपक्षी दलों से मैं कहना चाहूँगा कि आप चाहे जितना समीकरण बैठा लीजिए, गुणागणित लगा लीजिए, आपको लगता है कि यह जो जीत आपको मिल रही है आपकी कोशिशों से मिल रहा है, ऐसा नहीं है। यह जीत जो है आपकी झोली में डाली जा रही है, जिससे जनता के बीच में ईवीएम का भ्रम जो है वो बना रहे। बाकी आप समझदार हैं। जय भारत।